नाउ एमएससी थर्ड सेम प्लांट पैथोलॉजी कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं. द नेक्स्ट डिजीज इज विल्ट ऑफ कॉटन. विल्ट ऑफ कॉटन is the next art disease of unit 4th. The pathogen of the disease is Fusarium oxysporium. इस डिजीज का जो पैथोजन है, रोग कारक है, वह है Fusarium oxysporium, जो कि क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, विच बिलोंग टू क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज. इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डिजीज, ऑर्डर ऑफ द पैथोजन इज मोनिलियस. मोनिलियस इसका ऑर्डर है. एंड फैमिली ऑफ द पैथोजन इज ट्यूबरकुलेरिएसी. ओके. Now, wilt of cotton is caused by the pathogen Fusarium oxysporium. Is a member of class Deuteromycetes and order Monilius. Family is Tuberculariaceae. One most important thing that the disease is restricted to the black soil. ये disease जो है black soil में ही restricted है. मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे black soil को यूज़ किया जाता है cotton grow करने के लिए, उसमें ये disease देखी गई है, रिपोर्ट की गई है. All over the world the disease is reported wherever द कॉटन हैज़ ग्रोन. जहाँ जहाँ भी कॉटन पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है, कल्टीवेट किया जाता है, उन सभी जगह पे इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया है. बट बेसिकली ऐसा माना जाता है कि एट फर्स्ट जो इसकी स्टार्टिंग हुई है डिजीज़ की, वो मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका से इस डिजीज़ की स्टार्टिंग हुई है. मीन्स मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका से ही ये डिजीज़ विल्ट ऑफ कॉटन को यहाँ से इनिशिएट होता हुआ देखा गया है. विल्ट ऑफ कॉटन यहाँ स्टार्ट हुई है. नाउ द विल्ट ऑफ कॉटन जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम पैथोजन से होती है, इज़ अ प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे विश्व में ये पाई जाती है. अगर हम इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया जो पार्ट है वो बेसिकली इससे अफेक्टेड होता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दीज आर बेसिकली badly affected by the wilt of cotton. Now, because these area contain black soil, in area में black soil present होती है, that's why the disease wilt of cotton is present in the central part of the India. Okay, now we comes on distribution. After distribution we come on symptoms. What is the symptom of the disease? The fungus attack the host when plant are 1 to 3 week old. मीन्स जब आपने कॉटन को कल्टीवेट किया है, कॉटन को आपने ग्रो किया है, जैसे ही आपका पौधा 1 से 3 हफ्ते पुराना हुआ है, वैसे ही ऑक्सीस्पोरियम जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम पैथोजन आएगा और उसमें अपना उसमें अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसमें एंटर हो जाएगा. एंड व्हेन प्लांट बिकम 5 to 6 वीक ओल्ड, और जैसे ही पौधा 1 से 3 मंथ वीक का था, उस समय उसमें इन्फेक्शन हुआ. जैसे ही वो प्लांट बिकम 5 to 6 वीक्स ओल्ड हुआ तो उसमें इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगे. सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो न्यूली इमर्जिंग प्लांट है, जो कि सिर्फ अभी 5 to 6 वीक ओल्ड ही हुआ है, मीन्स उस प्लांट को हेल्दी होना चाहिए, बट ड्यू टू द विल्ट ऑफ कॉटन एंड फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम द लीफ ऑफ द प्लांट बिकम विदर्ड. जो उसकी लीफ होती हैं वो कैसी हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी, बिकम ड्राई और विदर होने लगेंगी, मुरझाने लगेंगी. और ये पत्तियों का मुरझाने का, विदरिंग और येलोइंग का प्रोसेस है, तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि होल प्लांट बिकम बैडली इन्फेक्टेड एंड होल प्लांट बिकम ड्राइड एंड डाई. मतलब पूरा की पूरा इस तरह से पूरी जो पत्तियाँ उसमें मुरझाने लगती हैं, सूखने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं. मीन्स लीव्स बिकम विदर, होल लीव्स ऑफ द प्लांट बिकम विदर एंड येलोइश. ड्यू टू दिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम स्टॉप. जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट फील स्कैरसिटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड होल प्लांट बिकम ड्राई एंड डाई. जो पूरा की पूरा पौधा है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, लीव्स विदर हो रही हैं, मुरझा रही हैं, तो पूरा की पूरा जो पौधा है मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. एंड ऐसा ड्राई फूड और डाई फॉर्म में हमें दिखाई देगा. द प्लांट सून विल्ट एंड डाई इन यंग अफेक्टेड प्लांट. जो यंग प्लांट है अफेक्टेड हैं, उसका अगर हम बेसल पार्ट की स्टडी करें तो बेसल प्लांट में कुछ बेसल जो पार्ट है जहाँ पे रूट और स्टेम कनेक्ट होते हैं, ब्लैक कलर के पेचेस हमें दिखाई देते हैं. डार्क ब्लैक कलर का पेचेस या कुछ हमें एक स्पॉट दिखाई देगा, जो कि इस डिजीज़ के होने को प्रूफ करता है कि द डिजीज़ इज़ अ विल्ट ऑफ कॉटन एंड प्लांट बिकम डाई ड्यू टू द डिजीज़. जो पौधा है इसी डिजीज़ की वजह से मर रहा है.
विच डिजीज़ विल्ट ऑफ कॉटन। अगर हम किसी ओल्डर प्लांट में स्टडी करते हैं तो यहाँ जैसे यंग प्लांट में जो स्टेम वाला पार्ट था, बेसल पार्ट था, वो कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। एंड यंगर जो ओल्ड प्लांट है, ओल्ड प्लांट में ब्लैक ना होकर उसका डिसकलर हो जाएगा, हाँ फीका सा भद्दा सा, और जो कलर है उसका जो नॉर्मल जो प्लांट का जो कलर है वैसा ना होकर डिसकलरेशन उस जगह पे हो जाता है और ये हमें प्रॉपरली दिखाई देता है। अगर These are visible symptom जो कि आप बिना किसी प्लांट के एरेडिकेशन, बिना किसी प्लांट को उखाड़े, बिना किसी लीफ का कटिंग किए आपने इन्फेक्शन को स्टडी कर लिया आउटर सिम्टम्स के बिहाफ पे कि दीज ऑल आउटर सिम्टम्स आर द विल्ट ऑफ कॉटन, ये विल्ट ऑफ कॉटन के सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर कोई प्लांट है जिसमें सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है और आप चाहते हो कि उस प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के या इंटरनल सिम्टम की हम स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि हमने कोई ऐसा प्लांट है उसको आपने जड़ सहित उखाड़ा। जड़ सहित उखाड़ने के बाद व्हेन यू कट सेक्शन फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम लीफ एंड फ्रॉम रूट फॉर द एनाटॉमिकल स्टडी, देन यू सो, आप उसमें दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा कि उसमें जो वेस्कुलर बंडल हैं, जो जाइलम फ्लोएम है, जो जाइलम है उसके जो वेसल्स हैं उसमें ब्लैक कलर की प्लगिंग प्रेजेंट है। वो जाइलम की वेसल्स में ब्लैक ब्लैक धक्के जमे हुए हैं और जिससे क्या होगा, जो जाइलम की वेसल्स हैं, ट्रैकेट हैं, ब्लॉक हो जाती हैं इस ब्लैक कलर की प्लगिंग के कारण। और ये ब्लैक प्लगिंग ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ट्रैकेट्स और वेसल जो स्टेम में प्रेजेंट हैं उसमें, दिस ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द ट्रैकेट्स ऑफ वेसल्स ऑफ रूट, जो ट्रैकेट्स और रूट की जो ट्रैकेट वेसल्स है उसमें भी ब्लैक कलर की प्लगिंग प्रेजेंट होती है। ऑल्सो इन लीव्स की जो मेसोफिल टिश्यू है उसमें भी इसी प्लगिंग से वो बैडली इफेक्टेड हो जाते हैं और लीफ जो है ड्राई होने लगती है। अब ये ब्लैक कलर की प्लगिंग कहाँ से आई? जो कॉटन का, विल्ट ऑफ कॉटन का जो पैथोजन है विच इज़ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, जब ये ग्रो करता है तो जब ये ग्रो करेगा तो अंदर इसका जो माइसीलियम है, इसका जो हाइफाई इतनी ज़्यादा ग्रोथ करता है कि उसकी वेसल्स को और उसके ट्रैकेट्स को प्लग कर देता है, उसको बंद कर देता है। इसके साथ ही इस फंगस से, इस पैथोजन से एक वैक्सी सब्सटेंस का भी सीक्रेशन होता है जो कि उसकी वेसल्स और ट्रैकेट्स को प्लग या ब्लॉक करने का काम करता है। ओके, इस तरह से जब हम विल्ट ऑफ कॉटन से अफेक्टेड प्लांट है उसकी हम सेक्शन कटिंग करेंगे तो उसके स्टेम में, उसके रूट में हमें ब्लैक कलर की प्लगिंग दिखाई देगी और एक ब्लैक ऐसा लगेगा कि इसकी ट्रैकेट्स की और वेसल्स को ब्लॉक कर दिया गया है एक ब्लैक गमी सब्सटेंस है विच आर फाइबरस, लाइक फाइबर फॉर इसका हाइफल ग्रोथ एंड ब्लैक फॉर गमी, जो गम का सब्सटेंस है उसमें हमें दिखाई देता है। इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द ग्रोथ। जब हम इसकी बात करते हैं अफेक्टेड प्लांट की तो ये अब आप समझ गए होंगे जो अफेक्टेड प्लांट है वो ड्राई क्यों हो रहा है, क्यों, और रूट पे ब्लैक कलर क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके जाइलम और फ्लोएम जो ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स हैं, वो ब्लॉक की जा रही हैं तो इसको मिनरल्स, न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाएंगे प्लांट को एंड प्लांट बिकम ड्राई। नेक्स्ट हम इसके पैथोजन के बारे में देखते हैं कि इसका जो पैथोजन है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके जो ट्रैकेट्स है, वेसल्स है, उसमें इसका हाइफा बहुत ग्लो करता है। मीन्स इसका जो हाइफा है इंटरसेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर आप जानते हैं व्हेन माइसीलियम ग्रो विद इन द सेल्स एंड इंट्रासेलुलर व्हेन माइसीलियम ग्रो विद इन माइक्रोरियम सो इन द सेल्स, क्योंकि जब माइसीलियम ट्रैकेट्स और वेसल्स के अंदर ग्रो करेगा तभी तो उसको ब्लॉक कर पाएगा। तो यहाँ माइसीलियम इंटर और इंट्रा दोनों तरह की इसमें ग्रोथ होती हैं जिससे कि वेसल्स को ये अपने आप में अच्छे से ब्लॉक कर लेता है। इसके अलावा इसमें गमी सब्सटेंस सीक्रेट होता है एज आई टोल्ड यू। एंड इसका जो हाइफा है, इसका जो माइसीलियम है स्लेंडर होता है, हाइलिन होता है, सेप्टेट होता है। ओके, नाउ जो इसका ये जो इंटर और इंटरसेलुलर होता है, the fungus is found both inter and intercellular in the tissue. Mycelium or fungus plug the xylem vessels, hypha run through the vessels and the stem and complete root system में पूरा रन करेगा और उसको ब्लॉक कर लेगा। जो इसका माइसीलियम है हाइलिन है और इससे दो तरह की कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है एज आई एक्सप्लेन हियर। स्मॉल आर माइक्रोकोनिडिया और लॉन्ग जो बड़ी हैं वो मैक्रोकोनिडिया। दिस इज अ माइसीलियम इन वेसल्स में माइसीलियम इस तरह से ब्लॉकिंग कर लेता है। तो मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया हैं। जो माइक्रोकोनिडिया हैं
मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया हैं वो 1 to 5 सेप्टेड होती हैं। माइक्रोकोनिडिया आर 1 to 5 सेप्टेड, हाइलिन होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और लीनियर और फैल्केट टाइप की होती हैं। दीज आर 1 to 5 सेप्टेड मैक्रोकोनिडिया हैं और लीनियर या फैल्केट टाइप की हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं माइक्रोकोनिडिया की, तो माइक्रोकोनिडिया कैसी हैं, स्फेरिकल हैं या एलिप्टिकल होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, इनमें 1 या 2 सेल ही पाई जाती हैं। तो ये जो फंगस है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम 2 तरह कोनिडिया का फॉर्मेशन करता है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो जो है लंबी है, फैल्केट टाइप की हैं, और माइक्रोकोनिडिया स्फेरिकल हैं। इसके अलावा इसमें क्लेमाइडोस्पोर का भी फॉर्मेशन होता है। ये फंगस जो क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। एंड क्लेमाइडोस्पोर का नेचर है कि वो सॉइल में काफ़ी समय तक सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। दैट्स वाई नाउ वी कम ऑन द नेचर ऑफ द डिजीज़। जो नेचर है डिजीज़ का, नेचर रिकरेंस होने का, इसका पुनरावृत्ति का जो नेचर है वो यह है कि द डिजीज़ विच डिजीज़ विल्ट ऑफ कॉटन इज़ सॉइल बॉर्न एज वेल एज सीड बॉर्न। ये सॉइल बॉर्न भी है और सीड बॉर्न भी है। सॉइल बॉर्न मीन्स क्योंकि इसका जो क्लेमाइडोस्पोर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है, काफ़ी टाइम तक सर्वाइव करता है। और जब सॉइल में इसका कॉन्टामिनेटेड फैक्टर क्लेमाइडोस्पोर प्रेजेंट है तो जो भी न्यू क्रॉप प्लांट इसके कांटेक्ट में आएगा कॉटन का, वो इन्फेक्शन कॉज कर ही लेगा। सेकेंड, सीड बॉर्न भी है क्योंकि इसकी जो कोनिडिया हैं ये सीड से अटैच रह सकती हैं, और हमने ऐसे अगर सीड्स को ग्रो कर दिया, इसमें कोनिडिया जुड़ी हुई हैं, तो ये फंगस वापस से ग्रो कर जाएगा और प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करेगा और इस डिजीज़ का वो वापस से प्रोड्यूस करेगा। इससे डिजीज़ जो है 1 ईयर टू अनदर ईयर कंटिन्यूटी फॉर्म में बनी रहेगी। द फंगस एंटर द होस्ट रूट। फंगस कहाँ से एंटर करता है, होस्ट की रूट से एंटर करता है। और कब एंटर करता है, जब प्लांट का जो आपने प्लांट ग्रो किया है 1 से 3 वीक का प्लांट है, उस समय जो यंग प्लांट है उसकी जो रूट है बड़ी सॉफ्ट होती है। डेट्स वाई फंगस इजीली एंटर, उसके अंदर इजीली एंटर हो जाता है। और एंटर होने का होल सिस्टम ऑफ द प्लांट बॉडी कवर्ड बाय द माइसीलियम ऑफ द फंगस। जो इसका पैथोजन है उसे पूरा की पूरा प्लांट बॉडी कवर कर ली जाती है। इसका हाइफा या माइसीलियम बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। डेट्स वाई पैसेज ट्रैकेट्स ऑल आर प्लग्ड, जो उसे प्लग कर दी जाती हैं। द सॉइल बॉर्न फंगस हाइफा एंड क्लेमाइडोस्पोर प्ले अ मेजर रोल इन द रिपीटेशन ऑफ द डिजीज़। एक डिजीज़ 1 साल से दूसरे साल हो रही है, ठीक है, हमने सीड्स को अच्छे से लिया, दूसरे सीड्स को लिया, लेकिन फिर भी सॉइल में डिजीज़ कहाँ से आई, तो इसके लिए जो उसके क्लेमाइडोस्पोर हैं, क्लेमाइडोस्पोर जो इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, नाउ द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। व्हाट इज़ द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मीन्स जब कोई भी डिजीज़ हो रही है तो आपको पता है कि हर डिजीज़ के होने का, जस्ट फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, उसके लिए एक अलग एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए। इसी तरह से प्लांट डिजीज़ के लिए भी एक फिक्स एनवायरमेंटल कंडीशन है जो कि इसको होने को या उसकी ससेप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, ससेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है। ओके, नाउ वी कॉल आस्किंग अबाउट द विल्ट ऑफ कॉटन, जो कि इसका पैथोजन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। तो जब फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कॉटन प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो ऐसे कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं जो कि इस डिजीज़ के होने को बढ़ाएंगे, इसको फेवर करेंगे। द फर्स्ट फेवरेबल फैक्टर इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अगर जब पौधा 1 से 3 वीक का है, और आपको मैं बता चुकी हूँ कि पैथोजन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कॉज इन्फेक्शन व्हेन द प्लांट इज़ 1 to 3 वीक, तो उस ड्यूरेशन में अगर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ हॉट एंड ड्राई पीरियड। मतलब हॉट एंड ड्राई पीरियड इज़ फॉलोड बाय रेन ऑल्सो फेवर द डिजीज़। मतलब गर्मी है, ड्राईनेस है और फिर एकदम बरसात आ गई, देन वापस से हॉट एंड ड्राई नेचर हो गया, फिर रेनफॉल हो गया, तो इस तरह की कंडीशंस का होना भी इस डिजीज़ के इंसिडेंस को फेवर करता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है या इसकी पैथोजेनिसिटी है। पैथोजेनिसिटी मीन्स पैथोजन कॉज करने की जो पावर है।
व्हाट इज़ अ पैथोजेनेसिटी? अ पावर ऑफ कॉजिंग डिजीज़ कॉज करने की जो पावर होती है उसको बढ़ाता है, और प्लांट जो होस्ट प्लांट है उसकी ससेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है। व्हाट इज़ अ ससेप्टेबिलिटी? किसी डिजीज़ को जल्दी से अपने अंदर लेने की जो पावर है उसे ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। तो इन दोनों ये फेवर करते हैं टेम्परेचर रेंज एंड हॉट एंड ड्राई वेदर फॉलोड बाय द रेनफॉल, जो कि इस डिजीज़ को बढ़ाते हैं। एंड नाउ the fungus multiply and move xylem vessels, and ultimately the vessels are being plugged by evidence of xylem. जो फंगस ने कहाँ से एंटर किया? रूट से एंटर किया। रूट से एंटर करने के बाद वो इतनी तेज़ी से जिसके जाइलम और फ्लोएम उसमें एंटर करता है, और पूरे जाइलम फ्लोएम में इसके फंगस की मल्टी ग्रोथ होती है, और जैसा कि आपको बता चुकी हूँ मैं, एक गमी सब्सटेंस सीक्रेट होता है, और होल जाइलम फ्लोएम वेसल्स एंड ट्रैकर वाई प्लग्ड बाय द पैथोजन विच इज Fusarium oxysporium. Now the soil borne. Now the disease is restricted to the black soil. आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर ब्लैक सॉइल है तो डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है, जहाँ भी आपने इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, कॉटन को उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अगर आपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है तो विल्ट ऑफ कॉटन के होने के चांसेस को ये बढ़ा देता है। इफ़ यू वांट टू अवॉइड द विल्ट ऑफ कॉटन देन डू नॉट यूज़ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अगर आप चाहते हैं कि विल्ट ऑफ कॉटन ना हो तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और कोशिश करें कि जो उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है उनसे पहले ही आप इसको ग्रो कर दें विल्ट ऑफ उसको कॉटन को। तो जब ये कंडीशन आए जो कि इसके फेवर करती है, वो कंडीशन को जो क्रॉस कर जाएं। नाउ द डिजीज़ इज रेस्ट्रिक्टेड ब्लैक सॉइल एंड सॉइल्स विच आर हैवी क्ले विथ एल्कलाइन रिएक्शंस। इसके अलावा अगर हैवी क्ले सॉइल है जिसमें एल्कलाइन नेचर है तो भी इस डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, बस ब्लैक सॉइल इसको फेवर करती है। अब ओके नाउ हमने इस पूरा डिजीज़ का सिस्टम पढ़ा, तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो कंट्रोल मेजर, कि हम इस डिजीज़ के होने को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एज यू नो द पैथोजन प्रेजेंट या इन द फॉर्म ऑफ क्लेमाइडोस्पोर इन द सॉइल में क्लेमाइडोस्पोर की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके जो मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है ये सीड पे एडहरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और एज आई टोल्ड यू जो क्लेमाइडोस्पोर एक लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है सॉइल में, एंड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर भी कॉमन है, ब्लैक सॉइल भी कॉमन है जो कि इसकी कल्टीवेशन या ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये सब होने के बावजूद भी जो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव कंट्रोल मेज़र हमारे सामने आता है जिसके थ्रू हम विल्ट ऑफ कॉटन से बच सकते हैं, डिजीज़ से बच सकते हैं, वो है यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। जिस जगह हैं आप उस जगह पर, इंडिया में हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, वहाँ जो कल्टीवेट कर रहे हैं तो उस एरिया के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उसे अगर आप ग्रो करेंगे तो इस डिज़ीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज द डिजीज़ इज़ मोस्ट सीवियर डिजीज़ एंड डिस्ट्रक्टिव। पूरा प्लांट इसके अंदर ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल भी इस पर कॉटन का प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है। डेट्स वाई इंडिया के लिए गॉसिपियम हिर्सुटम एंड गॉसिपियम बारबाडेंस, ये 2 स्पीसीज़ हैं जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस हैं, इनमें बिल्ट ऑफ कॉटन नहीं होती। विच टू? गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम बारबाडेंस। अगर आप गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम बारबाडेंस को ग्रो करते हैं तो डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एज आई टोल्ड यू द डिजीज़ इज सीड बोर्न डिजीज़, सीड बोर्न सीड से भी हो सकती है। डेट्स वाई आप जो ग्रो कर रहे हैं सीड शुड बी ट्रीटेड विद द स्पेसिफिक फंजीसाइड। अगर इस ट्रीट को हम फंजीसाइड से जैसे ऑर्गेनोमर्क्यूरियल से हम ट्रीट करेंगे, उसके बाद इसको ग्रो करेंगे तो डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन एक्सपोज द सॉइल इन द सन, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ जो इसके क्लेमाइडोस्पोर हैं इसके सॉइल में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। तो बिफोर द सोइंग द क्रॉप, अगर जो फील्ड उसको प्लगिंग करके उसकी जुताई करके धूप में खुला छोड़ दिया तो क्लेमाइडोस्पोर के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्रॉपर मेजरिंग, जैसा कि आपको पता है कि जो नाइट्रोजनस फैक्टर है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन है, इस डिजीज़ को बढ़ाते हैं। डेट्स वाई अवॉइड द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर टू अवॉइड द डिजीज़ विल्ट ऑफ कॉटन। अगर आप विल्ट ऑफ कॉटन डिजीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को यूज़ करना अवॉइड करें, ब्लैक सॉइल को अवॉइड करें, रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करें, सोलर ट्रीटमेंट दें फील्ड को। दीज आर स्पेसिफिक फैक्टर टू कंट्रोल द डिजीज़।